तो यार आज की वीडियो होने वाली है एमएचए पे, क्योंकि तुम लोग काफी सारी वीडियो के कमेंट्स में एमएचए लेके जा रहे हो। तो लो आ गई वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे टोगा यानी इस बंदी का एंड होता है, क्या इसकी रियल पावर्स थी और क्यों ये बंदी इतनी छोटी उम्र में विलेन बनी। ये सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरे फाइनल आर्क को, एमएचए का जो फाइनल आर्क है वो पूरा कवर किया है एक्सेप्ट फाइट्स। और उसी फाइनल आर्क की सबसे पहली फाइट आज इस वीडियो में कवर होने वाली है। सो गो वॉच दैट फर्स्ट। बाकी अगर इस वीडियो पे वापस आए तो इस वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि कैसे हीरोज ने प्लान किया है सारे विलेंस को डिवाइड एंड कॉन्कर रूल के थ्रू हराने का। इसलिए वो सारे विलेंस को अलग भी करते हैं एक पोर्टल के थ्रू, लेकिन इसी प्लान में एक गड़बड़ हो जाती है। डेकू को जहां पर होना चाहिए था वो वहां पर नहीं पहुंच पाता बिकॉज ऑफ टोगा, क्योंकि टोगा अपने पोर्टल में उसे खींच लेती है। और डेकू सबसे ज्यादा शौक इस चीज की वजह से था कि जब टोगा ने अपनी तरफ खींचा उसे तो डेकू की डेंजर सेंस ने काम ही नहीं किया। लेकिन स्टिल क्योंकि वो हमला नहीं कर रही थी तो शायद डेकू को लगा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। शायद सिर्फ खींचने की वजह से डेंजर सेंस ने काम नहीं किया होगा। लेकिन इसी के बाद और भी बड़ा सरप्राइज मिलता है डेकू को, क्योंकि टोगा नाइफ के साथ उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिल उसकी डेंजर सेंस ने काम नहीं किया। वो तो रिएक्शन स्पीड अच्छी थी डेकू की, सो बच गया वो। लेकिन बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूजन में था कि आखिर चल क्या रहा है, उसकी डेंजर सेंस काम क्यों नहीं कर रही है टोगा पे। क्या सही में डेंजर सेंस टोगा को एक थ्रेट नहीं मानती? एक नाइफ के साथ है वो फिर भी। इसके बाद डेकू पूछ ही लेता है टोगा से कि भैया तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, जिस पे टोगा भी लायक कुछ नहीं, बस तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। जिस पे डेकू काफी ज्यादा सरप्राइज है, लेकिन इसी के साथ उसे रियलाइज भी होता है कि क्यों टोगा को डेंजर सेंस एक थ्रेट नहीं मान रही थी। क्योंकि टोगा वो किसी पे भी जब अटैक करती है तो प्योर अफेक्शन के साथ करती है। अब डेकू ने भले ही बहुत कम एज में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, इतनी तगड़ी क्वर्क रखता है, इतने तगड़े तगड़े विलेंस को भी हराया है, लेकिन स्टिल था तो वो नर्ड ही ना। इसलिए टोगा से इतनी बार मिलने के बावजूद, उसके ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसा बिहेवियर होने के बावजूद वो समझ ही नहीं पाया कि वो उसके लिए क्या फील करती है। अब टोगा की ऐसी ही बातों की वजह से काफी होलसम सीन बन रहा होता है वहाँ पे, लेकिन तभी टोगा एक ऐसी चीज बोल देती है जो कि नॉर्मल नहीं थी। वो ये बोलती है मिडोरिया से, यू आर सो कूल इजुकू, आई वॉन्ट टू बी यू, सो लेट मी सक सम ब्लड। इतने में टोगा पलक झपकते ही सामने से गायब हो जाती है और मिडोरिया समझ जाता है कि उस पर अटैक होने वाला है। लेकिन डेकू अलर्ट रहते हुए बाकी आसपास के हीरोज को बचाते हुए काफी सारी बातें बोलता है टोगा से, जो सुन के टोगा काफी ज्यादा सैड हो जाती है और ये चीज बोलती है कि इजुकू, यू आर जस्ट लाइक उराराका एंड माई मॉम एंड डैड। तुम लोग ये सोचते हो कि हीरोज जिन लोगों को बचाते हैं वही रियल पर्सन है, वही रियल पीपल है और कोई है ही नहीं। और इसी सोच की वजह से तुम्हारे और मेरे जैसे लोग कभी एक नहीं हो सकते। और ऐसा ही कहते हुए टोगा फाइट करने लग जाती है डेकू के साथ, लेकिन ये फाइट शुरू होने से पहले ही बीच में आ पड़ती है उराराका और वो टोगा को डेकू से दूर कर देती है। और इसी तरह टोगा और उराराका में प्यार की बातें होती है, लेकिन बीच में चलो कोई तो जेन्युइन बंदी आती है, यानी फ्रॉपी, जो कि बोलती है डेकू से कि यार डेकू तू क्या कर रहा है यार, यहाँ पे प्यार की बात कर रहा है, ये कोई टाइम है सब करने का, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि टोगा को मैं और उराराका संभाल लेंगे। जिस पे डेकू थोड़ा सोचता है, लेकिन उराराका के ये बोलने के बाद कि तुम्हें जाना चाहिए शिगराकी के पास, डेकू वहां से चल देता है। और इसके बाद जाके सीरियस फाइट शुरू होती है उराराका और टोगा की, जिसमें कि उराराका की हेल्प फ्रॉपी भी करती है, लेकिन मेजरली फाइट उरेविटी ही कर रही थी। अब उरेविटी को इतना तो समझ में आ गया था कि टोगा मिस डायरेक्शन का यूज करती है किसी भी अपोनेंट पे अटैक करने के लिए उसके ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू। सो इस चीज को टैकल करने के लिए उरेविटी के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 4 सेंसर्स या फिर 4 लोग होने चाहिए जो कि टोगा के सारे मूवमेंट्स पे नजर रखें। और ऐसी कोई बात नहीं थी कि उरेविटी और टोगा अकेले फाइट कर रहे थे इस आइलैंड पे, बल्कि टोगा के साथ काफी सारे नोमूस थे और उरेविटी के साथ काफी सारे हीरोज थे, तो उनकी फाइट अलग चल रही थी। लेकिन अपर हैंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हीरोज का ही था, क्योंकि उन सब ने नोमूस के चीथे उड़ा के रख दिए थे। एक एक करके सारे नोमूस को खत्म किया जा रहा था और ये देखते हुए टोगा समझ जाती है कि अगर ये बैटल लंबी खिंची तो उसको मिस डायरेक्शन यूज करने में प्रॉब्लम होगी और उसको पकड़ना, उसको डैमेज पहुंचाना आसान होगा, जिस वजह से उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा होता है इस सिचुएशन में, डबल की क्वर्क का यूज करना, उसका ब्लड पीकर। लेकिन स्टिल यार इस चीज में भी लिमिटेशन थी कि वो ब्लड पीकर उसकी क्वर्क का यूज यानी उसमें ट्रांसफॉर्म सिर्फ 30 to 40 मिनट्स के लिए ही हो सकती है, जिस वजह से अगर उसने डबल का यानी इसका ब्लड पिया तो वो इसी आइलैंड पे अटक के रह जाएगी और भले ही वो सारे हीरोज को हरा दे, लेकिन मेजर इम्पैक्ट नहीं ला पाएगी इस वॉर पर। और इसी के बाद हमें नरेटर के थ्रू पता चलता है कि ये फर्स्ट टाइम था
कि टोगा किसी तरीके की स्ट्रेटेजी का यूज कर रही है। नहीं तो भैया अपनी मन मर्जी से चलती थी, इसको कोई मतलब नहीं था कौन सा प्लान कैसे फॉलो करना है। लेकिन फिर भी टोगा एक विलन होते हुए भी एक विलन पे भरोसा करती है, यानी इस बंदे पे जो कि उसी व्रेब वाले बंदे को फ्री करने गया। लेकिन भाई साहब फ्रॉपी ऐसा होने से रोक देती है, क्योंकि भले ही उसे नहीं पता था कि टोगा के हाथ में किसका ब्लड है, लेकिन इतना जरूर पता था कि किसी न किसी ताकतवर बंदे का। और जब वो अपनी टंग के थ्रू ऐसा होने से रोकती है तो टोगा रिवील करती है कि मुझे पता था तुम में से कोई ना कोई ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए ये तो एक फेंट था। बिकॉज जो मेरे हाथ में था वो कोई ब्लड नहीं था, एक ड्रग था जो कि नोमूस को अट्रैक्ट करता है। और ये सुन के फ्रॉपी की फटके चार। सही खेल गया मैन। और इसके बाद हम देखते हैं डबल को, उसकी क्वर्क को, जो कि यूज कर रही होती है टोगा। और सही में यार ये वन ऑफ द क्रेजीएस्ट क्वर्क है पूरे एमएचए की। मतलब लिटरली किसी का भी ब्लड पी के अगर तुम किसी की क्वर्क यूज कर सकते हो, इससे बढ़िया पावर और क्या हो सकती है भाई। और इसी के कुछ ही टाइम बाद वहां पे व्रेब वाला बंदा भी पहुंच जाता है, यानी उस छिपकली ने इसको फ्री कर दिया था। और वहां पे पहुंचते ही वो टोगा से उसकी विश पूछता है, जिसपे कि टोगा बोलती है आई वॉन्ट टू एक्सटर्मिनेट ऑल द हीरोज स्टार्टिंग विद हॉक्स, इसलिए जहां जहां तक मेरे क्लोन्स फैला सकते हो फैला दो। और ऐसा कहते हुए टोगा वहां से निकलने ही वाली थी, लेकिन इसी पे वो रेवटी बोलती है अरे अरे रुको, अभी तो हमने बात ही नहीं करी है प्यार के बारे में। जिसपे टोगा थोड़ी बहुत शौक, लेकिन वो शांति से वहां से निकल जाती है। और सबसे पहले उसके क्लोन्स पहुंचाए जाते हैं ऑल फॉर वन वाली जगह पे, और टोगा का ही पीछा करते हुए उसी व्रेब पोर्टल के थ्रू वहां पे फ्रॉपी और रेविटी भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें टोगा का कहर दिखाया जाता है, जो कि वो डबल बनकर शो करती है। बंदी लिटरली बिना रोके क्लोन्स क्रिएट करे जा रही थी। बहुत सारे हीरोज उसके रोकने की कोशिश कर रहे थे, एटलीस्ट वो इधर उधर ज्यादा फैले ना, ये करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था। अब वैसे तो हीरोज को पता था कि टोगा एक लिमिटेड टाइम तक ही किसी की क्वर्क यूज कर सकती है, और वो टाइम डिपेंड करता है कि कितना ब्लड है उसके पास, यानी जिसकी भी क्वर्क वो यूज कर रही है उसका ब्लड कितना है उसके पास। लेकिन ये भी तो क्लियर नहीं था कि टोगा के पास डबल का कितना ब्लड है। तो ये अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल था कि ये टोगा का जो कहर मचा हुआ है कब तक चलेगा। अब ज्यादातर हीरोज की पहले से ही काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी उनकी बैटल्स की वजह से, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन एक बंदी थी जो कि हार नहीं मान रही थी, और वो थी रेविटी, जो कि टोगा पे वही अपना टॉकनो जुत्सु यूज करती है, अच्छी अच्छी बातें करती है, सॉरी वॉरी बोलती है, जो कि मैंने स्किप कर दिया पर्सनली बिकॉज आई डोंट लाइक दिस शिट। और लगता है टोगा को भी पसंद नहीं आती उसकी ये बात है, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। और वो ये बोलती है ओरेविटी से यू शट योर माउथ, What could you possibly understand about me? जिसपे ओरेविटी कंप्लीट अंधेरे में। इसके बाद हमें ये शो करा जाता है कि फ्रॉपी टोगा के कब्जे में आ चुकी है और हिल भी नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ हर इंजरीज। और क्योंकि टोगा काफी ज्यादा गुस्से में थी, तो इसलिए वो अटैक भी कर देती है फ्रॉपी पे, ये बोलते हुए ओरेविटी से डेट तुमने कभी भी किसी भी तरीके की मुश्किलों का सामना तो किया ही नहीं, और सोसाइटी में जो रूल्स बने वो तुम जैसे लोगों के लिए बने, आराम से लाइफ जीने के लिए। इसी के बाद हमें टोगा की पास्ट लाइफ शो करी जाती है, जहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उसे, बिकॉज शी वॉज डिफरेंट, द वे शी बिहेव, द वे शी डील विद थिंग्स, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट। तो इसी वजह से उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा फ्रीक्ड आउट हो जाते हैं कि किस तरीके की लड़की पैदा कर दी हमने। और इस चीज को वो सीरियसली तब लेने लग जाते हैं जब वो टोगा के पास एक पंछी को मरा हुआ देखते हैं और उसे हंसते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टोगा ने उस पंछी को मारकर उसका ब्लड पिया है। अब इस चीज पे टोगा, जो बहुत छोटी थी अभी, मना तो करती है कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया, उसने तो बस मरा हुआ देखा था इस पंछी को यहाँ पर। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती, उसे अलग ही तरीके के स्कूल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर कि उसको नॉर्मल रहना सिखाया जाता है। मतलब तुम एक बच्ची को ऐसे स्कूल में डाल लो जहाँ पर कि नॉर्मल बंदे नहीं है, और तुम उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो नॉर्मल बिहेव करने लगेगी। जिसके बाद होना क्या आता है, ये चीज बैकफायर करती है और टोगा और भी अलग तरीके से बिहेव करने लगती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स भी अलग ही तरीके से ट्रीट करने लगते हैं उसे, एक बच्ची की तरह नहीं, एक ह्यूमन की तरह नहीं, एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव करते हैं उसके साथ। एंड क्योंकि रियल टोगा को कोई भी पसंद नहीं करता था, तो इसलिए बंदी हमेशा मास्क लगा के घूमती है। मतलब रियल मास्क नहीं, बस जो चीज उसके मन में है उसके अलावा सारी चीजें शो करती है वो अपने फेस पे। इसलिए स्टार्टिंग से ही हमने टोगा को स्माइल करते हुए देखा है, जबकि अंदर से वो काफी ज्यादा सैड थी। और यही सैडनेस इस आखिरी फाइट में, इस आखिरी वॉर में उसकी शो हो रही है। और इसी सैडनेस को दबाने के चक्कर में उसके अंदर जो रेज है वो बढ़ती जा रही थी, और अब जाके वो फूटने लगी है उसके अंदर से। लिटरली बंदी अकेले ही काफी सारे हीरोज से एक साथ फाइट कर रही थी, उन्हीं के फ्रेंड्स यानी अलग अलग हीरोज में ट्रांसफॉर्म हो गए, उन पे सरप्राइज अटैक करके। अब टोगा की इसी रेज को शांत करने के लिए वो रेविटी कुछ बोलना तो चाहती थी उससे, वही प्यार व्यार की बातें करना, लेकिन टोगा सुनने को तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट टोगा सबसे पहला हीरो जिसको मारने की वो कोशिश करती है
वो टोगा ही थी, उसके स्टमक में स्टैब करके। इसके बाद हम देखते हैं कि टोगा के स्टैब करने के बावजूद उरेविटी होश में होती है और इनफैक्ट फाइट भी कर रही होती है, जिससे टोगा सरप्राइज तो होती है लेकिन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील करने लगती है। इसके बाद ये दोनों फाइट करते जाते हैं, एक दूसरे से बहस करते जाते हैं लव और प्यार व्यार के बारे में, जो कि यार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्या हुई? 3-4 पेजेस में यही चीजें चल रही हैं, तो तुम देख सकते हो। चैप्टर है 393 एंड एट द एंड जाके उरेविटी जब ये बोलती है दैट यू हैव गॉट सच अ लवली स्माइल, आई एनवी यू, तो टोगा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, इनफैक्ट इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि जिस स्माइल की वजह से उसे डेविल समझा जा रहा था, इंसानों में गिना ही नहीं जा रहा था, उसी स्माइल की आज तारीफ करी जा रही है। और इसी वजह से टोगा इसी फाइट के दौरान रो भी देती है, क्योंकि टोगा को लग रहा था कि उरेविटी ये सारी चीजें बातें कर रही है ना प्यार व्यार के बारे में, वो इसलिए कर रही है जिससे कि वो उसे कैप्चर कर सके और हीरोज उसे पकड़ के या तो मारेंगे या फिर हमेशा के लिए कैद कर देंगे। लेकिन इस बात के बाद वो इंटरनली यानी अंदर से रियलाइज कर जाती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल वो रुक तो सकती नहीं थी, तो इसलिए अभी भी फाइट कर रही होती है उरेविटी से। और इसी दौरान एक और तगड़ी चीज होती है, उरेविटी की अवेकनिंग हो जाती है, क्योंकि वो सारे क्लोन्स जितने भी क्लोन्स वहाँ पे प्रेजेंट थे उन सबको हवा में फ्लोट करने में कामयाब होती है। और ये अवेकनिंग इस वजह से थी क्योंकि पहले तो उसे हर एक चीज को छूना पड़ता था तभी उसको फ्लोट करा सकती थी, जस्ट लाइक शिगराकी, वो जिस भी चीज को छूती है और वो चीज अगर किसी दूसरी चीज से टच में है तो वो भी फ्लोट करने लग जाती है। इनफैक्ट टोगा जो नए क्लोन्स बना रही थी, क्रिएट कर रही थी, वो भी फ्लोट कर रहे थे, तो इसलिए क्लोन्स का बनाने का भी कोई फायदा नहीं था। लेकिन फाइट यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि उरेविटी जो थी वो टोगा को किसी रोप के थ्रू पकड़ती है और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है कि कैसे उसके पेरेंट्स गरीब थे, हार्ड वर्क करते थे, ऐसा नहीं है, दोनों ही काम करते थे, लेकिन स्टिल वो सारे खर्चे ढंग से नहीं कर पाते थे, बेयर मिनिमम लाइफ जी रहे थे, और वो चाहती थी अपने पेरेंट्स को खुश करना, फ्री करना, तो उसने ये रास्ता अपनाया। जिस पे वैसे पहले तो टोगा को गुस्सा आ रही थी, लेकिन उसकी मेमोरीज आने लग जाती है माइंड में, तो वो अपनी भी सुनाने लग जाती है कि क्या रीजन है कि लोगों के बर्ताव का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उसकी लाइफ पे। एंड 100 बात की एक बात, बंदी को एक लड़का पसंद था, लेकिन उसके सामने कन्फेस नहीं कर पाई वो, क्योंकि जो बंदा इसे पसंद आता है भैया उसका खून चाहिए होता है उसे, जैसे कि मिडोरिया से उसने मांगा, और ऐसा बोलने से वो उस लड़के से डरती थी। एंड दैट्स हाउ ये सारी फाइट चलती है, लेकिन एंड में सब कुछ सही हो जाता है टोकनो जुत्सु की बदौलत। और क्योंकि टोगा की जो ट्रांसफॉर्मेशन की टाइम लिमिट थी वो भी खत्म होने लगी थी, तो इसलिए वो सारे क्लोन्स भी डिसअपीयर होने लगते हैं। और क्योंकि उरेविटी की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी खून की कमी की वजह से, याद है ना उसको स्टैब किया था टोगा ने, तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। लेकिन टोगा उसी का ब्लड पी के उसी की तरह उरेविटी में ही ट्रांसफॉर्म होके उसे अपना ब्लड दे देती है, एंड दैट्स हाउ वो उसे सेव कर लेती है एंड प्रोबेबली खुद मर जाती है। अब टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली मुझे ये फाइट खास पसंद नहीं आई थी, इसलिए ये मैंने पहले ही निपटा दी, क्योंकि आने वाली फाइट काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, फिर चाहे वो कोई सी भी फाइट क्यों ना हो। इसलिए सब्सक्राइब करके रखना अगर देखना चाहते हो। बाकी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आगो।